पार्ट नंबर 6 का हमने लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव सिस्टम देख लिया, मतलब असेंबली एंड काउंसिल। हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम चल रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी चल रहा है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी हमने सीएम पहले देख लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं गवर्नर की तरफ। सेम मामला है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड सेंट्रल के लिए प्रेसिडेंट है, वैसे ही स्टेट के लिए गवर्नर है। दोनों में बहुत कुछ खास अंतर नहीं है। ऑलमोस्ट सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशरी पावर्स लगभग सेम है, मतलब कुछ खास फर्क नहीं है। एक दो चीज़ें ही जो हमें प्रेसिडेंट से थोड़ा सा गवर्नर अगर हम लोग देखते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम जिस एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स में आता है, और बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन आता है। तो आर्टिकल 153 से लेके 167 इन आर्टिकल्स में एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेके प्रोविजंस हैं। और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में गवर्नर, सीएम के कैबिनेट मिनिस्टर और इसके अलावा एडवोकेट ऑफ स्टेट, मतलब आपके स्टेट के अटॉर्नी जनरल, ये 5 फैक्टर्स आते। गवर्नर, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और एडवोकेट ऑन स्टेट। और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो नॉमिनल हेड है वो नो डाउट गवर्नर है, लेकिन वो नॉमिनल हेड है, रियल हेड बताने की ज़रूरत नहीं। रियल हेड तो सीएम रहेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अच्छा, इसी तरीके से हमने सेंट्रल का भी एग्जीक्यूटिव बॉडी देखा था। सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव बॉडी में और स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडी में बस एक चीज़ का फ़र्क है। किस चीज़ का? वहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी था वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये 5। यहाँ पे हमें डिप्टी गवर्नर ऐसा कोई पोस्ट नहीं दिखता, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ जैसे वाइस प्रेसिडेंट का ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हमने 2 काम सौंपे थे। एक हमने काम सौंपा था कि अगर किसी कारण से अगर गवर्नर पोस्ट, आपके प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं है, या फिर प्रेसिडेंट का डेथ होता है, या फिर प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उस काम के लिए हमने दिया। और दूसरा हमने और एक काम लगा के रखा है वाइस प्रेसिडेंट के पीछे कि वाइस प्रेसिडेंट यही अपर हाउस के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। अब यहाँ पे पहली बात तो हर स्टेट में अपर हाउस तो है नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ज़रूरत नहीं है भाई कि एक ऐसा कोई रिजर्व पोस्ट रखे कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा। और यहाँ स्टेट के गवर्नर के टर्म को वैसे भी कोई महत्व नहीं। आप थोड़ा समझोगे, हम लोग थोड़ा सामने जाएंगे तब वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है हमें डिप्टी गवर्नर इस पोस्ट की। चलो हम पहले गवर्नर के जो बेसिक सेक्शंस है, प्रोविजंस है, वो देखते हैं कि आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है। और आर्टिकल 153 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर इस पोस्ट को क्रिएट किया। स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर, ये गवर्नर का पोस्ट आर्टिकल 153 से। बस यहाँ एक अंतर समझना ज़रूरी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो आर्टिकल 153 क्लियर करता था कि हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए एक गवर्नर हो गए। एक स्टेट के लिए एक गवर्नर, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट गवर्नर हो गए। लेकिन ये जो प्रोविज़न था कि एक सिंगल स्टेट के लिए एक सिंगल गवर्नर हो गए, या फिर स्पेसिफिक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर हो गए, इस प्रोविज़न में चेंज किया गया 1956 को। एंड 1956 के 7th अमेंडमेंट ने अब इस प्रोविज़न में चेंजेस करके ये नई चीज़ ऐड की कि भाई ऐसा नहीं कि हर एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर रहे ना, हम 2 स्टेट्स के लिए एक ही या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक ही गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। वो प्रेसिडेंट का राइट है। 2 स्टेट के लिए एक या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी एक गवर्नर अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे कि जैसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो छोटे स्टेट्स हैं, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इन स्टेट में हमने इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए इंडिविजुअल गवर्नर नहीं रखना है, हमने 2-3 स्टेट मिला के एक गवर्नर रखना है, तो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी इसका अगर हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल देखें तो हमें एक ही एग्जाम्पल मिलता है। पंजाब एक स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है,
जो पंजाब के गवर्नर रहते हैं वही यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। मतलब उस चंडीगढ़ की इस यूटी के लिए अलग से गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं रहती। दूसरी भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई 2 रीजन के लिए एक ही पर्सन है जो गवर्नर के पोस्ट को देख रहा है, बस वो एक स्टेट के लिए गवर्नर और उस चंडीगढ़ यूटी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल जो है वो निभाता है। ठीक है, तो 2 स्टेट के लिए एक गवर्नर बिल्कुल रह सकते हैं, आर्टिकल 153। देन नेक्स्ट आर्टिकल 154 जो क्लियर करता है कि गवर्नर ही उस स्पेसिफिक स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हो गए। अगर कोई एग्जीक्यूटिव हेड है तो कॉन्स्टिट्यूशनली सारे राइट्स सारे पावर्स उस स्टेट के उस पर्सन के हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है। लेकिन हमने प्रेसिडेंट पढ़ा है तो ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई आप सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव हेड देख लीजिए, आप स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड देख लीजिए, ये जो दोनों जो पोस्ट है वो नॉमिनल है। रियल हीरो जो रहेंगे वो कभी भी सीएम ही रहेंगे स्टेट में और उधर भी पीएम रहेंगे। लेकिन भले ही हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नर बहुत नॉमिनल है, यहाँ गवर्नर का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं बहुत बार कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के गवर्नर बहुत कुछ खास कर लेते हैं या फिर बहुत कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी बहुत कुछ खास कब करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी हमें समझना है। हम पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गलती से निर्माण किया हुआ सबसे ऐसा पोस्ट देख रहे हैं ना जो हर बार डिस्प्यूट और बातों में रहता है, डिस्कशन में रहता है, डिबेट में रहता है। गवर्नर ये बहुत ही डिस्प्यूट वाला पोस्ट है, ये बहुत ही मतलब पहले से अगर हम 1950 से लेके तो आज तक भाई गवर्नर ने ऐसा रोल निभाया है कि कब मतलब गवर्नर घूंघट में रहे और कब घूंघट निकाल दें वो बता नहीं सकते, डिपेंड्स सिचुएशन क्या। तो गवर्नर का उस तरीके से रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग कल फिनिश करेंगे गवर्नर को तो इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि गवर्नर का रोल कब क्रूशियल होता है और कब नहीं। देन नेक्स्ट आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग बात, आर्टिकल 155 हमने लिखा है अपॉइंटमेंट। जैसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम लोकसभा के मेंबर को लोकसभा में अपॉइंट किया गया, ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट किया गया, ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट किया गया। अपॉइंट करना मतलब तो ऐसा है भी कि जिसकी इच्छा हुई उस पर्सन ने उस पर्सन को उठा के वहां पे उस पोस्ट पे बैठा दिया। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वो तो अपने हिसाब से करेंगे ना, उनको थोड़ी ना चुन के आना है। तो यहां हमने जो वर्ड यूज किया है वो इलेक्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया, हमने अपॉइंटमेंट ये वर्ड यूज किया है। यहां मजेदार बात यह है कि हम जिस पोस्ट को देख रहे हैं वो पोस्ट है उस एक पर्टिकुलर स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड या फिर किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इलेक्टेड नहीं रहता। तो बेसिकली ये जो पोस्ट है ये नॉमिनेट किया हुआ रहता है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ये नॉमिनेट है। तो नॉमिनेट है मतलब इन्हें कौन नॉमिनेट या फिर क्या तरीका क्या है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट अपने इच्छा के मुताबिक किसी भी पर्सन को किसी भी स्टेट पे एज ए गवर्नर वो अपॉइंट करते हैं। हमें एज ए रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारे एग्जीक्यूटिव हेड को चुनने की बिल्कुल हमें अधिकार नहीं दिया गया है, या फिर हमारा जो लेजिस्लेचर है, असेंबली है, काउंसिल है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर हमारी जो सरकार है सीएम एंड कैबिनेट, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हेड को लेके कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सारे डिसीजंस लिए जाएंगे सेंटर से, सारे डिसीजंस हो गए पीएमओ से, पीओ में एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट जिसे चाहे उसे अपॉइंट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर के पोस्ट पे। ठीक है, तो ये इलेक्टेड नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये नॉमिनेट पोस्ट है। यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि इंडियन फेडरलिज्म में हमने जो मतलब हमारे वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो अलग अलग सोर्सेस से हमने जो भी प्रोविजंस उठाए हैं, गवर्नर का पोस्ट ये हमने बिल्कुल भी यूएस जैसे नहीं रख भी नहीं सकते थे हम लोग। बेसिकली यहाँ पे हमने कनाडा को कॉपी किया, कनाडा का प्रोविज़न इंडिया में लागू किया गया है गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेके। वहाँ पे भी कनाडा में भी किसी भी स्टेट के रेसिडेंट को अपना गवर्नर अपॉइंट करने का या फिर इलेक्ट करने का राइट नहीं है। वहाँ पे भी गवर्नर जो है वो सेंट्रल से अपॉइंट किए जाएंगे। सेम
हमने ये प्रैक्टिस कनाडा से ली। इंडिया में जो गवर्नर रहेंगे वो सेंट्रल के तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। हमने यहाँ बिल्कुल भी यूएस को कॉपी नहीं किया। यूएस के जो स्टेट गवर्नर रहते हैं वो उनके स्टेट के तरफ से इलेक्टेड रहते हैं, स्टेट चुन के देगा उनके गवर्नर को। इंडिया में वैसे नहीं है। भाई ये तो फिर हमारे फेडरलिज्म पे तो बहुत बड़ा आघात हुआ। फिर आप सोचो ना, मतलब यहाँ अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ये सोवेरियन रहे, हमारा गवर्नमेंट सोवेरियन रहे, तो सोवेरियन गवर्नर पे तो ये तो बहुत बड़ी कुल्हाड़ी गवर्नर मार सकते हैं। नहीं, जैसे एग्जांपल लेंगे, एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे बंगाल का गवर्नर मतलब वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट, वहाँ का पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी इनकी सरकार है। लेकिन उस सरकार ने कोई भी बिल पास अगर वो करते हैं तो बेसिकली उस बिल को पास करने के बाद फाइनली उसके ऊपर साइन एंड स्टैम्प तो गवर्नर का ही लगने वाला है। अब ऑफकोर्स उस स्टेट का गवर्नर अगर अपॉइंट ही हो रहा है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो प्रेसिडेंट तो उसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं भाई, जिस पर्सन को सजेस्ट किया जा रहा है पीएम एंड कैबिनेट की तरफ से। तो आप सोचो कि अगर पीएम और बंगाल स्टेट का गवर्नमेंट इनमें ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसको हम लोग कहेंगे कि एकदम बड़ा सिंपल सा ईश्वर जैसा पर्सन बंगाल के गवर्नर के पोस्ट पे तो अपॉइंट किया जाएगा नहीं। बिल्कुल ऐसा पर्सन अपॉइंट होगा कि भाई वो बंगाल के गवर्नमेंट के कामकाजों में बहुत सारे ना मतलब बैरिकेड्स खड़े करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही होता है, बेसिकली ऐसा ही होता है। इसीलिए एग्जाम्पल, इस बात को हम लोग कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेंट्रल में जैसे बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी रहेंगी, तो जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे भेजा गया गवर्नर 5 साल में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, एक वर्ड यूज़ नहीं करेगा, वो फालतू भाषणबाजी नहीं करने वाला, कुछ नहीं। जहाँ पे कहीं भी पॉलिटिकल डिबेट हो ऐसी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जहाँ भी सेंट्रल और स्टेट के सरकारें अलग अलग हो गई, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में तृणमूल कांग्रेस है या फिर कांग्रेस है या फिर और कोई पार्टी है, डीएमके है, डीएमके भी बहुत बड़ा शत्रु है बीजेपी का। अगर ऐसा है तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा जिसका काम रहेगा कि उन सरकार के कामकाजों में हम लोग किस तरीके से ना मतलब रिस्ट्रिक्शंस ला सके। तो ये बहुत कॉमन है और इसीलिए ये जो पोस्ट है गवर्नर, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा गड़बड़ करने वाला जो है वो पोस्ट हमें दिखता है। ठीक है, चलो ये अपॉइंटमेंट भले ही हम लोग देख रहे किस तरीके से है, लेकिन फिर भी आपके गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेके 2 अनरिटन नॉर्म्स रखे गए कि भाई आप जब गवर्नर को अपॉइंट करोगे तो कुछ नॉर्म्स हैं, अनरिटन नहीं है ना, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल हम प्रोविजन नहीं देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर करके ले चलते हैं हम लोग कि भाई जब भी प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे तो 2 नॉर्म्स हैं, उन्हें वो थोड़ा सा ध्यान में रख के गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। जैसे एक अनरिटन नॉर्म्स में से एक पॉइंट ये है कि जिस स्टेट में जो गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो पर्सन उस स्टेट का रेसिडेंट ना हो। निकाल के ले आना, कल आओगे तो यहाँ से निकाल के ले आना। अभी कौन है ये भी निकालो, उसके पहले कौन थे वो भी निकालो, उसके पहले कौन थे वो भी निकालो, या फिर लगभग 1960 से लेके आज तक का भी लिस्ट निकाल सकते हो। आपको एक भी नाम शिंदे, भोसले, गायकवाड़ ऐसा नहीं मिलने वाला, मतलब महाराष्ट्रियन नाम नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा वेंकट रमन हैं, या फिर समझ के चलो कि भगत सिंह कौसारी होके गए हैं या फिर कोई सिंह होके गए हैं, आपको नाम ऐसे मिलने वाले हैं। क्योंकि एक जो अनरिटन नॉर्म्स जो हम लोग देख रहे हैं वो ऐसा कि हम कोशिश करेंगे कि हम जिस स्टेट में भी पर्सन को एज ए गवर्नर अपॉइंट करेंगे, कोशिश ये रहेंगी कि वो उस स्टेट का रेसिडेंट ना हो। जैसे एग्जांपल लेंगे कि महाराष्ट्र के गवर्नर को अपॉइंट करते हुए बिल्कुल सरकार कोशिश करेंगे कि हम लोग तमिलनाडु या फिर हरियाणा या फिर राजस्थान यहाँ से कोई पर्सन गवर्नर के नाम पे महाराष्ट्र में अपॉइंट करे। उसके पीछे 2 रीज़न है। उसके पीछे 2 रीज़न में से एक रीज़न ये कि थोड़ा सा इंडिया में स्टेट का इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगा,
कि सोचो यहाँ महाराष्ट्र में सरकार नो डाउट महाराष्ट्रियंस की है, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो राजस्थानी पर्सन है या पंजाबी पर्सन है, तो भाईचारा बना रहेगा। एक ये है जो बहुत फालतूगिरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा और एक ज़रूरी बात कि अगर हम लोग किसी बाहर के पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उस गवर्नर पे उस लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट मतलब उसको मैं एग्जांपल में बताता हूँ, सीधा सीधा एग्जांपल में उसको लेते हैं। एग्जांपल लेंगे। एक बात तो तय है एग्जांपल कि जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी का गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, और महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव हेड को जब अपॉइंट किया जाएगा मतलब गवर्नर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, तो गवर्नर के पोस्ट पे पहली बात तो किसी कांग्रेसियन को तो बैठाया नहीं जाएगा, आएगा तो बीजेपी का ही पर्सन। अब बीजेपी का पर्सन आएगा, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेंगी कि वो यहाँ से लोकल बंदा ना रहे, वो किसी और स्टेट का रहे। मतलब हरियाणा से या फिर राजस्थान से या फिर पंजाब से हम लोग को ही बीजेपी का ही लीडर यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का बीजेपी का लीडर हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, नॉर्म्स है, नॉर्म्स फॉलो किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न देखो, अगर हमने महाराष्ट्र का ही रेसिडेंट एज अ गवर्नर अपॉइंट किया तो आप सोचो कि यहाँ जिनकी सरकार बनी है, मतलब बीजेपी के लीडर और गवर्नर, इनमें तो भाईचारा दोस्ती यारी बहुत अच्छी होगी। अरे भाई लोकली तो है लोग। अब मतलब देखो ये कितना कहानी घर घर की हो जाएंगी। मतलब यहाँ ऐसा हो जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर लिया और गवर्नर के पास भेज दिया, भाई वहाँ का लोकल बंदा ही है, अच्छी खासी दोस्ती यारी है, वो उस बिल को साइन नहीं करेगा, वो कभी अपना प्रेशर बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन वही अगर वो किसी और स्टेट का है तो ऑफकोर्स इतना कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, भले ही वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो कुछ तो अपना स्टैंड रख सकता है उस बिल को लेके। तो कहीं तो ट्रांसपेरेंसी रहे काम को लेके, काम काजों को लेके, इसलिए हमने ये फर्स्ट अनरिटन रूल जो है वो यहाँ रखा गया है। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन सेंस हमारे देश में तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को ही ब्रेक किया। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, ये अनरिटन रूल्स हैं। जो रिटन फॉर्मेट में जो रूल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वही हम लोग तोड़ते हैं, तो ये तो अनरिटन है ना, तो इनको बिल्कुल तोड़ा गया है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि बंगाल की बात है और बंगाल में एक गवर्नर अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम था मुखर्जी। तो अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मुखर्जी ये तमिलनाडु से तो हो गए नहीं, है तो बंगाली बाबू। ठीक है, तो एक बंगाली पर्सन को ही बंगाल के गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, तो भले ही नॉर्म्स अनरिटन है लेकिन इसे तोड़ा गया है। और एक एग्जांपल मिलेगा जब ये इस तरीके से रूल्स जो है वो ब्रेक किए गए थे। मैसूर, और मैसूर के जो नवाब थे, भले आज हम ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को नहीं चलाते लेकिन वो फैमिली तो है ना, तो मैसूर के जो नवाब थे उन्हीं को कर्नाटका स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखो ना, मतलब जब गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है तो स्टेट का उसमें कुछ रोल ही नहीं। मतलब ठीक है भाई, वहाँ के रेसिडेंट जो है वो तो वोट कर ही नहीं रहे हैं, उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। उसके अलावा वहाँ की जो सरकार है उनसे भी कुछ कंसर्न नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं, तो इसी कारण एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनरिटन एक नॉर्म्स इसमें रखा गया। वो ये कि भाई जब भी प्रेसिडेंट पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर का नाम डिसाइड करेंगे तो पहले उस स्टेट के कैबिनेट के साथ डिस्कशन करेंगे कि भाई आपके स्टेट में हम इस पर्सन को जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं एज ए गवर्नर, तो एटलीस्ट आप कंसर्न कीजिए और उसके बाद जो है उस पर्सन को आप अपॉइंट कीजिए। तो ये एक अनरिटन नॉर्म हमें दिखता है कि भले महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नर कौन रहेगा ये डिसाइड करने का राइट हमें नहीं, ना हमारे सरकार को है, लेकिन एटलीस्ट प्रेसिडेंट जब वो नाम डिसाइड करेंगे तो वो स्टेट के कैबिनेट के साथ कंसर्न करेंगे कि भाई ये पर्सन है जिसको हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये सेकेंड नॉर्म फिर से दिख तो रहा है, बहुत बार फॉलो भी होता है, लेकिन बस फॉलो ये नॉर्म नाम का ही होता है। अगर स्टेट ने उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करने के लिए मना किया तो भी एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट को जो लगता है वो वैसे ही होगा। ऐसे ही हुआ था, वेस्ट बंगाल की बात है। वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट ने श्री धवन इन्हें अपॉइंट करने के बारे में फैसला लिया
और जब ये बात वहाँ के कैबिनेट को पता चली कि श्री धवन इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है उनके स्टेट में एज ए गवर्नर, तो बंगाली बहुत चिल्लाए, ये ना चोलबे, बिल्कुल ना चोलबे, लेकिन कोई नहीं सुना बंगालियों की। और फाइनली प्रेसिडेंट ने श्री धवन इन्हें ही अपॉइंट किया। तो भले ही ये 2 अनरिटन नॉर्म्स है, लेकिन हर थोड़ा मरोड़ा गया है, ठीक है। बाकी तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट अपने हिसाब से 155 से अपॉइंट करेंगे गवर्नर को। क्लियर? भले ही हम देख रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन, लेकिन ये बहुत ही अनक्वालिफाइड पर्सन रहते हैं जो हम लोग गवर्नर के पोस्ट पे देख रहे हैं। सीरियसली बहुत ही, मतलब सीधा बता ही दूँ कि एक भी गवर्नर उस लायक नहीं रहता है कि उन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड बनाया जाए, इतने बड़े पोस्ट को सौंपा जाए। बेसिकली पता है आपको कि कौन बनता है बहुत बार गवर्नर बहुत बार क्योंकि ये भी रैंकिंग में, मतलब जो ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर है उसमें, अगर इस पोस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बड़ी पोस्ट है, अच्छा खासा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल उनको उतना रिस्पेक्ट है। लेकिन आज तक गिरे हुए लोगों को गवर्नर के पोस्ट पे बिठाया जाता है। गिरे हुए लोगों को मतलब हर तरीके से, जैसे एग्जांपल ले ले, समझ के चलते हैं कि जैसे बीजेपी के मतलब इलेक्शंस हुए, बीजेपी के पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो है वो चुन के आ गए, लेकिन बीजेपी के 2 बड़े लीडर हार गए इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में। तो हारे तो क्या, अगर जीतते तो शायद कैबिनेट में रहते या फिर और कुछ, लेकिन अब तो वो हार गए, अब तो वो मेंबर भी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो पार्टी कहती भी चिंता मत करो, हम है ना, हम आपको बड़े पोस्ट पे बैठाएंगे। तो ऐसे हारे हुए गिरे हुए लोगों को वहाँ से उठा के गवर्नर के पोस्ट पे बैठाया जाता है। ईजी है ना, किसी को भी बैठा सकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि कोई उसको लेके रिस्ट्रिक्शंस है। एक ये रीज़न है। दूसरा और हमें रीजन इन द सेंस ये दिखता है टाइप। दूसरा और एक बात कि बहुत बार जो चुन के आते हैं उसमें दिग्गज लोग रहते हैं अच्छे खासे, दिग्गजों में बहुत झगड़े चलते रहते हैं कि भाई मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे वो मिनिस्ट्री चाहिए। सीएम के सामने या फिर पीएम के सामने ये बहुत बड़ा टास्क रहता है कि भाई इनको हम लोग, मतलब हर किसी को थोड़ी ना मिनिस्ट्री मिल सकती है, किसको किसको दे। बहुत बार ऐसे रहते हैं कि वो दिग्गज तो रहेगा लेकिन पीएम नहीं चाह रहा है कि भाई वो मेरे मिनिस्ट्री में रहे, बिल्कुल ऐसा होगा। तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, तो ऑफकोर्स उसे लॉलीपॉप दिया जाएगा कि बेटा चिंता नहीं करो, ये क्या मिनिस्ट्री लेके क्या करोगे, उससे बेहतरीन बड़े कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्ट हम लोग देते हैं आपको, गवर्नर। तो ऐसे जिद पकड़ के बैठे हुए लोगों को भी उठा के जो है किसी स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका कोई वो नहीं रहता है, अस्तित्व नहीं रहता है। दूसरी भाषा में अगर बता दूँ, जैसे जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने बेसिकली इन बातों को पहले अन्ना हजारे के सामने रखा कि भाई अन्ना जी, हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने से अच्छा ये है कि हम खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। भाई हम खुद चुन के आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे, देश के हित में काम करेंगे। अन्ना ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर हम लोग कीचड़ में उतरने जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे, हमें नहीं जाना है पॉलिटिक्स में। तो फिर ये अन्ना एंड टीम के हुए थे 2 पार्ट्स, मतलब एक जो चाहते थे कि नहीं इलेक्शंस लड़ना चाहिए, दूसरे जो चाहते थे कि नहीं लड़ना चाहिए। जो चाहते थे इलेक्शन लड़ना चाहिए उसमें थे अरविंद केजरीवाल, उसमें थे मनीष सिसोदिया, उसमें थे आपके भूपेंद्र यादव बड़े लीडर, उसमें थे आपके कुमार विश्वास, ये बड़े बड़े लीडर दिग्गज लोग हैं। ये भी भाई इनका भी अच्छा खासा नाम है सबका। भूपेंद्र यादव का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन आज तक वो सही तरीके से चमक नहीं पाए। अब हो गए 2 टुकड़े। जो इस साइड में थे वो थे अन्ना हजारे, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाना। इससे अन्ना हजारे के बाद सबसे बड़ा नाम था किरण बेदी। इनके टीम में किरण बेदी भी थी, अगर आपको पता होगा 2010 का जो लोकपाल वाला मैटर था ना, इसमें ये सब बड़े हीरो थे जितने हमने अभी नाम लिए। किरण बेदी मैडम कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन मैडम का सिर्फ अगले 2 साल में प्लान चेंज हो गया कि नहीं भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। लेकिन मैडम किरण बेदी मैडम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, तो किरण बेदी मैडम ने ज्वाइन किया था बीजेपी। और जैसे बीजेपी ज्वाइन किया वैसे उन्हें गिफ्ट भी मिला, शायद वो केरला या तमिलनाडु के गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे। तो यही देखा जाता है बहुत बार। और एक एग्जांपल लेंगे, 2013 को 13-14 की बात है, जब लोकसभा के इलेक्शन होने के थे, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए थे। दिल्ली के इलेक्शंस हो गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार गिर गई। तब तक वहाँ दिल्ली में जो सीएम साहिबा थे वो थे आपके कांग्रेस के नाम याद आता तो बता, तो शीला दीक्षित हार गई।
बड़ी लीडर कांग्रेस की, सीएम थे अब तक, हार गए, नहीं जीत पाए। एटलीस्ट 2-3 महीने बाकी थे लोकसभा के इलेक्शंस के लिए 2014 के, तो उसके पहले फिर सरकार ने उन्हें, शीला दीक्षित मैडम को, केरला के गवर्नर के पोस्ट पे बिठाया दिया। तो ऐसे ही होता है, जो यहाँ इस इलेक्शन में गिर गया, उस इलेक्शन में उसने, है ना, वो ऐसा हो गया, उनको उठाओ और गवर्नर बनाओ, ऐसा हमें दिखता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही अनक्वालिफाइड लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका क्वालिफिकेशन बताया है, तो एक तो जनरल पॉइंट कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड पॉइंट उनके एज को लेके है कि उनके एज का 35 इयर्स कंप्लीट, मतलब जो प्रेसिडेंट को जो कंडीशंस लग रहे थे वही कंडीशन इन्हें भी लग रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट, वो पर्सन किसी भी हाउस के मेंबर ना हो। अब किसी भी हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल भी गवर्नर का कोई फिक्स टर्म टेन्योर डिसाइड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है कि बेसिकली गवर्नर का टर्म ये प्रेसिडेंट की इच्छा पे होगा, और प्रेसिडेंट की इच्छा लगभग 5 साल तक रह सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधा बताता है कि प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर इनका टर्म, और प्रेसिडेंट लगभग 5 साल के लिए उन्हें उस पोस्ट पे रख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग अलग एग्जांपल्स दे दूं तो आपको समझ में आएगा कि इनका टर्म जो है, इनका टेन्योर जो है, ये कितना अनसर्टेन रह सकता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर 1 जनवरी 2020 को अपॉइंट हुए थे, और ठीक 31 दिसंबर 2025 के लिए प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया। तो समझ के चलो कि पूरे 5 साल वो महाराष्ट्र के गवर्नर के पोस्ट पे थे। तो ये प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर था कि उन्हें 5 साल रखना है। अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझ जाओगे। अब एक ही एग्जाम्पल हुआ कि भाई 5 साल रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2020 को अपॉइंट हुए थे, अब यहाँ 2025 आ गया है, 31 दिसंबर हो गया है, 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं तो ऑफकोर्स अभी यहाँ पे दूसरा गवर्नर अपॉइंट करना जरूरी हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट पे बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि तुरंत 5 साल होने के पहले दूसरा पर्सन एज अ गवर्नर अपॉइंट करना ही है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि 20 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के लिए नया पर्सन अपॉइंट नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि पुराना पर्सन ही गवर्नर कंटिन्यू करेगा। यहाँ 5 साल 20 दिन हो गए, उसके बाद भी 5 साल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उन्हें लगता है तो 6 साल, 6.5 साल, 7 साल ऐसे भी रख सकते हैं। बहुत अनसर्टन टर्म है, ठीक है। एक एग्जांपल, मतलब ये एक एग्जांपल हुआ, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए कि 1 जनवरी 2020 को अपॉइंट किए गए, कि जून 2022 आ गया, मतलब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2022 तक। प्रेसिडेंट ने उस पर्सन को जो महाराष्ट्र के गवर्नर पे अपॉइंटेड थे, उन्हें महाराष्ट्र से हटा के उनका ट्रांसफर कर दिया राजस्थान, और राजस्थान में उन्हें गवर्नर के पोस्ट ही दिया, जो कि वो वहां पे 31 दिसंबर 2025 तक रहे। मतलब एक ही पर्सन, लेकिन 2.5 साल इस स्टेट में और रिमेनिंग 2.5 साल उस स्टेट में जो है वो अपॉइंट किए गए, ठीक है। या फिर गवर्नर का पोस्टिंग 1 जनवरी 2020 को हुआ और प्रेसिडेंट ने 5 जनवरी 2020 को ही उसको उस पोस्ट से हटा दिया, मतलब यहाँ तो 5 ही दिन रहे। बताने का मकसद ये है, ये बिल्कुल अनसर्टेन टेन्योर है। 1 दिन भी अपॉइंट कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है 2 बार, 10 साल रह सकते हैं, 15 साल रह सकते हैं, कितने भी साल रह सकते हैं। प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर है, इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है। लगभग 5 साल लेकिन रहेंगे। तो ये पोस्ट कंप्लीटली प्रेसिडेंट की इच्छा के आधार, लेकिन हो सकता है ऐसे कि कभी बाई चांस, मतलब जैसे महाराष्ट्र में अभी जो गवर्नर हैं, हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। अब अचानक से एक्सीडेंटली डेथ हो गई, पोस्ट अगर वैकेंट हो गया तो कैसे? क्योंकि हमने ऐसी कोई भी पॉलिटिकल जिसको हम लोग कहेंगे कि एडजस्टमेंट करके तो रखा नहीं है। जैसे हमें सेंट्रल लेवल पे दिखता है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं है ना, वहाँ यहाँ पे गवर्नर के अलावा कोई डिप्टी गवर्नर तो नहीं है। तो अगर गवर्नर ये पोस्ट अचानक से वैकेंट होता है तो फिर क्या?
तो फिर ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर गवर्नर का पोस्ट किसी भी कारण से वैकेंट होता है तो उनके जगह पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तो देखो वहाँ तो मामला ऐसा था कि अगर प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर दोनों नहीं हैं तो फिर सीजीआई है। यहाँ पे सीधा सीधा गवर्नर अगर नहीं है तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, तो हाँ यहाँ देखो क्या कुछ ही पोस्ट ऐसे है ना कि जिनके ओथ को लेके कन्फ्यूज़न रह सकता है। भाई यहाँ पे मामला ऐसा है कि सीधा सीधा अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा हमें लग सकता है कि यहाँ पे वो ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेते होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ गवर्नर ओथ लेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। 2018 में लगभग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके सैलरीज जो है वो रिवाइज़ किए गए, गवर्नर की भी सैलरी रिवाइज़ हुई। वैसे अभी इनकी जो सैलरी है वो है 3.5 लाख। सारे स्टेट्स के गवर्नर का सैलरी सेम है 3.5। ये 3.5 वाला जो मामला है ना वो एक टाइप के गवर्नर को लागू नहीं होता। एक टाइप के गवर्नर मतलब देखो किस गवर्नर, तभी हमने देखा है कि मतलब एक स्टेट के लिए गवर्नर रह सकते हैं या फिर दो स्टेट के लिए एक ही, या दो स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक ही गवर्नर अपॉइंट किए जा सकते हैं। अगर एक स्टेट के लिए एक सिंगल गवर्नर, मतलब एक सिंगल स्टेट के लिए गवर्नर है तो 3.5 लाख, लेकिन अगर दो स्टेट के लिए अगर एक ही पर्सन गवर्नर है तो उस टाइम पे उनका सैलरी डिसाइड करने का राइट प्रेसिडेंट को है। फिर ये लागू नहीं होगा 3.5 लाख वाला मामला, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उनका सैलरी कितना होगा। दो स्टेट के लिए अगर एक ही गवर्नर होंगे तो उन्हें कुछ प्रोटेक्शन मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कुछ प्रोटेक्शन उन्हें दिया है। वो ये, जब भी कोई भी पर्सन अपने पोस्ट पे रहेगा एज अ गवर्नर, जब वो काम कर रहा है, जब वो सर्विस दे रहा है, तो उस समय में उस पर्सन के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर हम लोग नहीं चला सकते। हाई कोर्ट उनके खिलाफ वारंट नहीं निकाल सकता है, ना एफआईआर जा सकती है, ना उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना उनको डिटेंशन में रखा जा सकता है, ना उनके खिलाफ कोई केस चल सकती है। सारे क्रिमिनल प्रोसीजर से उन्हें छूट दी जाती है। लास्ट टाइम का भी एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिल्कुल दिया था इसको लेके एग्जांपल, कि जैसे अयोध्या वाला मामला हुआ था, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, और वहाँ पे जब वहाँ पे रिवॉर्ड्स हुए थे, दंगे हुए थे, उसके बाद हाई कोर्ट में केस गई थी। हाई कोर्ट ने सबको मतलब जिसको हम लोग कहेंगे कि लाइन में लिया था, सरकार से लेके तो सारे मिनिस्टर्स को लेके सबके ऊपर जो है वो चार्जशीट थी, लेकिन गवर्नर के ऊपर नहीं थी, क्योंकि गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। गवर्नर के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चल सकती। सिविल प्रोसीजर हम लोग चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन सिविल प्रोसीजर को चलाने के लिए भी हमें एक कंडीशन दिखती है, वो ये कि अगर सिविल प्रोसीजर चलाना है तो उसको लेके एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर, 2 महीने पहले उन्हें नोटिस देना ज़रूरी। उनको 2 महीने पहले नोटिस देने के बाद ही हम लोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल केस है, प्रॉपर्टी असेट को लेके मामला है, पहले आप दोगे उन्हें एक नोटिस। पावर एंड फंक्शंस में भी जैसे हमने प्रेसिडेंट के तरफ, प्रेसिडेंट जब देखा था, प्रेसिडेंट में देखा था कि प्रेसिडेंट के कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, याद है आपको, सारे पावर्स देखा था हमने। वैसे ही गवर्नर की ही देखना है, और ऑलमोस्ट सारे के सारे पावर्स एंड फंक्शन सेम ही हैं, उसमें हम सारी चीज़ें देखी हुई है, वही चीज़ें रिपीट करनी है। आर्टिकल 163 उनके एग्जीक्यूटिव पावर में ये क्लियर करता है कि गवर्नर को एडवाइस देने के लिए और गवर्नर को हर बार हेल्प करने के लिए एक सीएम और उनका कैबिनेट रहेगा। सेम जो आर्टिकल 74 हमने देखा है, सेम कि गवर्नर को एडवाइस देने के लिए, गवर्नर को हेल्प करने के लिए एक सीएम और उनका कैबिनेट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, गवर्नर को कैबिनेट के एडवाइस पे ही काम करना रहता है। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट का एडवाइस उन्हें मानना ही पड़ेगा, वो उसे एक बार वापस भेज सकते हैं जो भी उन्हें एडवाइस मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कैबिनेट के एडवाइस को वापस नहीं कर सकते या रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम ही है सेंट्रल में जैसे 74 वैसे यहाँ पे 163। आर्टिकल 164 लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ा है, आर्टिकल 160 कि गवर्नर सीएम का अपॉइंटमेंट करेंगे एंड सीएम के एडवाइस पे फिर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर बाकी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब इस पे भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं कि भाई गवर्नर जब सीएम को अपॉइंट करते हैं तो अपनी मनमर्जी नहीं चलाते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिला है उसी पार्टी का
हेड उन्हें चुनना पड़ेगा, उसी पार्टी का लीडर उन्हें चुनना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, अगर अलायंस की गवर्नमेंट है, तो गवर्नर फिर स्टेप ले सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं। देन आर्टिकल 165 और 165 में स्टेट का अटॉर्नी जनरल मतलब एडवोकेट, स्टेट के अटॉर्नी जनरल एडवोकेट को अपॉइंट, उनका अपॉइंटमेंट, उसका टर्म, उसका सैलरी, ये तीनों चीजें डिसाइड करने का राइट गवर्नर का है। ये सेम पॉइंट हमने सेंट्रल में भी देखा था कि प्रेसिडेंट ये अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे, अटॉर्नी जनरल का टर्म फिक्स करेंगे, अटॉर्नी जनरल की सैलरी डिसाइड करेंगे। तीनों चीजें एक साथ लागू हैं अटॉर्नी जनरल को लेके। बाकी अगर किसी का भी अगर हम लोग अपॉइंटमेंट देखें ना, तो बस अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर करते हैं, उनका टर्म और सैलरी फिक्स इनका काम नहीं रहता, लेकिन अटॉर्नी जनरल को लेके तीनों राइट्स इनको रहेंगे। देन उस स्टेट की जितने भी कमीशंस है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, मेंबर्स, इन्हें अपॉइंट करने का राइट। दो टर्म्स है इसमें, दो टर्म्स इन द सेंस, सीधा सीधा भाषा में अगर हम लोग कहे तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 78 से ये राइट मिलता है कि प्रेसिडेंट कैबिनेट का कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं, और ये कैबिनेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कैबिनेट ने उन्होंने लिए हुए डिसीजंस ये प्रेसिडेंट को बताए। ये 78 में था, सेम यहाँ पे भी कि गवर्नर का ये राइट है कि गवर्नर कैबिनेट को कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है उनके सरकारी कामकाज को लेके। इसके अलावा कैबिनेट ये खुद उनके लिए हुए डिसीजंस को गवर्नर के सामने रखेंगे, आर्टिकल 167। सेम प्रेसिडेंशियल रूल में वैसे गवर्नर का कोई खास रूल नहीं रहता है, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लगाना या फिर बाकी सारी चीज़ें, इसमें गवर्नर का कोई रूल नहीं है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें गवर्नर दिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं महाराष्ट्र, ऊपर ऊपर बात करेंगे, उसके बाद तो हमें पढ़ना ही है। देखो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल तब लगेगा जब उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो चुका हो। जब भी किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल होता है, जब भी किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल होता है, तब उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है हम लोग इसे बाद में समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी, ठीक है, अभी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर महाराष्ट्र स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हुआ है तो उसको लेके महाराष्ट्र के गवर्नर ये प्रेसिडेंट को इसका नोटिस कहने से अच्छा कि भाई इसका इंफॉर्मेशन देंगे कि महाराष्ट्र स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो चुका है, आप एक्शन ले सकते हो। एक बार गवर्नर ने प्रेसिडेंट साहब को बता दिया कि महाराष्ट्र स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हुआ, तो फिर प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लागू करेंगे, ठीक है। तो ये बस इतना राइट उन्हें है, ऐसा नहीं कि वो अगर बताएंगे तो ही प्रेसिडेंशियल रूल लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल प्रेसिडेंट को नोटिफाई करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट का, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर्स आज नहीं देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल पावर्स, क्योंकि वैसे भी लगभग कल 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसको पढ़ने के लिए, तो कल फिर फिनिश करेंगे। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर्स गवर्नर। जैसे जिस तरीके से प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स है वैसे ही गवर्नर के हैं। जैसे कि मनी बिल, ये कभी भी गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन पे ही रखा जाएगा, विदाउट गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन मनी बिल नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा उसी मनी बिल में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं वो भी गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन पे ही। उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड की प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए रूल्स बनाने का राइट गवर्नर का ही है। उस स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, उस कंसोलिडेटेड फंड के प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए रूल्स बनाने का राइट गवर्नर को। उस स्टेट में कंसोलिडेटेड फंड के अलावा कंटिजेंसी फंड भी रहेगा, और वो कंटिजेंसी फंड जो है वो गवर्नर के ही प्रोटेक्शन में रहता है। गवर्नर का ही एडवाइस लेके कंटिजेंसी फंड से पैसे यूज किए जा सकते हैं। जो राइट्स उधर प्रेसिडेंट को है, सेम राइट्स यहाँ पे गवर्नर। उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स कल देखेंगे, मतलब कल पूरा गवर्नर ही फिनिश हो जाएगा।